स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। उसका पहला भाग लाइट रिएक्शन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और लाइट रिएक्शन का भी एक पार्ट मैं लूँगी। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि दो फेजेस में पूरी होती है, लाइट फेज में और डार्क फेज में। लाइट फेज यानी प्रकाश अवस्था, जिसमें सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी और NADPH2 रिड्यूसिंग पावर जिसे हम कहते हैं में चेंज किया जाता है। और ये एटीपी और NADPH2 बाद में डार्क फेज में यानी अप्रकाशीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या अपचयन करने के काम आती है और वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी डार्क फेज वो फेज है जिसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर। केमिकल एनर्जी एटीपी के रूप में और रिड्यूसिंग पावर NADPH2 के रूप में। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं लाइट रिएक्शन। जैसा कि अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में, लाइट रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे? क्योंकि सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, इसलिए उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये अभिक्रिया थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन किसकी? ग्राना की। मैंने आपको बताया था स्टेक पिछले वीडियो में जो है वो इस तरह से बताया था कि ये थाइलेकॉइड जो है वो स्टेक या ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। इस तरह से अनेक जो ग्रेना है वो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर ये लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन में जो स्टेप्स होते हैं उनको समराइज यहाँ पर किया गया है। लाइट रिएक्शन इज एब्जॉर्ब बाय लाइट एनर्जी जो होती है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। फिर ये लाइट एनर्जी को लेकर वाटर जो है उसका फोटोलाइसिस होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। यानी जो वाटर है उसका टूटना सूरज के प्रकाश में फोटोलाइसिस कहलाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जिसे हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये आगे अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लाइट रिएक्शन में इसके बाद क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहाँ मौजूद होते हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो आगे चलकर जो उसका एंड होता है वो NADPH2 और ATP के निर्माण के साथ होता है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की जो क्रिया है जिसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ये आगे मैं आप बताऊंगी, आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये इसका जो अंत होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है तो अंत में जाकर ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब वाटर का फोटोलाइसिस हो और इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो और वो इलेक्ट्रॉन फिर कैरियर के द्वारा होते हुए ये सब प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। तो ये NADPH2 और ATP जैसा कि मैंने अभी बोला डार्क रिएक्शन में आगे कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में काम आते हैं। अब लाइट रिएक्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं? हम 4 स्टेप्स में इसको पढ़ते हैं। रेड ड्रॉप एंड इमर्जन इफेक्ट, दूसरा फोटो और पिगमेंट सिस्टम 1 एंड 2 यानी प्रकाश और या वर्णक निकाय हम कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं PS1 और PS2। इसके बाद फोटोफॉस्फोराइलेशन, हिंदी में उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलीकरण, जो कि 2 प्रकार का होता है, चक्रीय और अचक्रीय प्रकार का। और इसी में अचक्रीय प्रकार में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और जैसा कि अभी मैंने बोला इसको हिल्स ने दिया था, इसे हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले लेते हैं रेड ड्रॉप और इमर्जन प्रभाव।
नाम बता रहा है इमर्जन, यानी इमर्जन नामक वैज्ञानिक में रॉबर्ट इमर्जन ने 1957 में इसके बारे में बताया था। तो रॉबर्ट इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में क्वांटा प्रकाश प्राप्ति पर अनेक प्रयोग किए। क्वांटा प्रकाश प्राप्ति यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम यील्ड। उनका ये कहना था द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कोरिलेटेड विद द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज्ड। जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी जो दक्षता है वो कैसे पता चलती है, कैसे कोरिलेट रहती है, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, ये रिलीज होने वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही क्वांटा यील्ड कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन में आप देखिए, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड per light quantum absorbed during photosynthesis is called quantum yield। हिंदी में हम कहेंगे एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन विमुक्त होते हैं उसे क्वांटम प्राप्ति कहते हैं। ये परिभाषा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। यानी एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे उसे हम कह रहे हैं क्वांटा प्राप्ति। क्वांटा प्रकाश क्या है? पिछले वीडियो में मैंने आपको जब पिगमेंट्स पढ़ाए थे तब ये बताया था कि जो प्रकाश है वो वेवलेंथ्स जो होती हैं, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती हैं, विजिबल लाइट जो होती है वो उससे मेज़र की जाती है। 390 nm का वेवलेंथ से लेकर 760 के nm वेवलेंथ तक ये चलता है विजिबल लाइट। तो वो जो उस वेवलेंथ में जो ऊर्जा के कण या निहित होते हैं उसे हम क्वांटा कहते हैं। यानी क्वांटा वो है जो लाइट्स के पैकेट्स हैं, जो प्रकाश जिस उस पैकेट्स के अंदर निहित होता है। तो क्वांटम इंग्लिश में हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन वन फोटोन। यानी क्वांटा या फोटोन एक ही चीज़ है, ये ऊर्जा के सूक्ष्म कण हैं। और ये ऊर्जा इसमें किस रूप में निहित होती है? ऊर्जा वेवलेंथ के रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में इसमें निहित होती है। तो किसी भी फोटोन में ऊर्जा की मात्रा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जैसा अभी मैंने आपको बोला, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अब तरंग दैर्ध्य से हम कैसे, कि कम तरंग दैर्ध्य के फोटोन में या क्वांटम में अधिक ऊर्जा होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, जितनी वेवलेंथ कम है उसके क्वांटम में अधिक एनर्जी है, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा है उसमें कम एनर्जी है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक डेफिनेशन और आती है, व्हाट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट यानी प्रकाश की जो आवश्यकता है। द नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलेंगे? अगर एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के एक अणु के प्रोडक्शन के लिए जितनी क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितनी एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की एनर्जी की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे हम कह रहे हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, पिछली डेफिनेशन में क्या था, हमने क्या पढ़ा था? क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या हुई कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं पर लाइट क्वांटम एब्जॉर्ब करने के बाद। तो पर लाइट क्वांटम एब्जॉर्ब करने पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का रिलीज होना क्वांटम यील्ड है। और वो पर लाइट क्वांटम जो एब्जॉर्ब की जा रही है ऑक्सीजन को निकालने के लिए, उसको हम कह रहे हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? लाइट एनर्जी। ठीक है, तो अब देखें प्रकाश संश्लेषण में एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए कितने क्वांटम प्रकाश की आवश्यकता होती है? 2। ठीक है, तो एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब पौधों में हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर हो रहा है तो उसके लिए 2 क्वांटा प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को अपचेत करने के लिए, यानी एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को अपचेत करने के लिए
4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब इसको आप कोरिलेट कीजिए, ठीक है। 2 क्वांटम प्रकाश किसके लिए चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अपचित करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। ओके, तो इंग्लिश में हम कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने यही बोला था ना आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अपचयित करने के लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उन 4 इलेक्ट्रॉन के यूज से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। और इसमें फिर 8 क्वांटा की रिक्वायरमेंट होती है। 8 क्वांटा की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, इसको यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है। अभी मैंने बताया था एक क्रिया होती है हिल्स रिएक्शन जिसे कहते हैं, तो उसका फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये ब्रेक होते हैं, किस में? हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यूज होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होती है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अभी मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए 2 क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, 2 क्वांटा टू ड्राइव ईच इलेक्ट्रॉन, 2 क्वांटा ईच इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना क्वांटा प्रकाश चाहिए? 2 क्वांटा, 2 क्वांटा चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए? 4 इंटू 2, 8 हो गया। तो 8 क्वांटा आर रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह एक फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसकी जो लाइट रिएक्शन होती है, उस लाइट रिएक्शन में कितनी क्वांटा रिक्वायरमेंट होती है? 8 क्वांटा। 8 क्वांटा रिक्वायर्ड है फॉर द रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फिर दोहरा देती हूँ, जितने क्वांटा पर क्वांटा लाइट जो आवश्यकता होती है एक ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, उसे क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। और जितने क्वांटा प्रकाश, जितनी रिक्वायरमेंट से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटा प्राप्ति। क्लियर? तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपको क्वांटा यील्ड, क्वांटम रिक्वायरमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। फिर इमर्सन ने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में इमर्सन ने ये 680 nm का एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। फिर दोहरा दूं, प्रकाश में वे अलग अलग वेवलेंथ की विजिबल जो लाइट होती है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। उनमें उन्होंने केवल एक प्रकाश, एक वेवलेंथ उस पौधों को दी, और उस एक वेवलेंथ का जो असर हुआ वो ये हुआ कि जो क्वांटा प्राप्ति थी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो घट गई, कम हो गई, ठीक है। तो the decrease in the efficiency of photosynthesis when the leaves are exposed to the red light यानी 680 nm along of the visible spectrum is called red drop। क्यों रेड ड्रॉप? क्योंकि ये जो लाइट थी वो 680 nm लाल प्रकाश से संबंधित था, इसलिए इसे रेड ड्रॉप कहा गया। यानी ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस की रेट को गिरा देता है, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट दी जाती है। हिंदी में हम क्या कहेंगे? 680 nm के एक वर्णीय प्रकाश पुंज में प्रकाश संश्लेषण की दर
कम हो जाती है और इस कमी को क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप या लाल पतन। किसने बताया? इमर्सन ने। ये प्रयोग किसने किए थे? रॉबर्ट इमर्सन ने 1957 में। अब इमर्सन ने क्या कहा कि रेड ड्रॉप हो रहा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये रेड ड्रॉप जो है वो एनहांस हो गया, वो बढ़ गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया? इमर्सन ने इन जो इमर्जन इफेक्ट है हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो द इमर्जन इफेक्ट इज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर क्लोरोप्लास्ट आर एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 nm एंड मोर देन 680 nm। इससे पहले वाली स्लाइड में क्या था? रेड ड्रॉप क्या था? केवल एक वर्णी प्रकाश दिया गया जो कि 680 nm का था, लाल लाइट से संबंधित था, इसलिए वो रेड ड्रॉप हुआ क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो गई। इमर्जन इफेक्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की दर का बढ़ना। कब बढ़ना? जब क्लोरोप्लास्ट को 680 nm की लाइट और मोर देन उससे ज़्यादा यानी 700 तक की nm की लाइट दी गई, तो दोनों लाइट को मिला के जो फोटोसिंथेसिस की दर होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा वो दर प्राप्त हुई। इसे इमर्सन ने इमर्सन इफेक्ट नाम दिया। इसे हम एनहांसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। कई जगह लिखा होता है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट या केवल एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट का मतलब होता है बढ़ना, है ना। इमर्सन वर्धन, हिंदी में हम उसे कहते हैं इमर्सन वर्धन प्रभाव या इमर्सन इफेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है? आगे पढ़ें। When simultaneously exposed to light of both wavelength, the rate of photosynthesis is far higher than the sum of the red light and far red light photosynthesis rate। मतलब यानी क्लोरोप्लास्ट को 680 nm और 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ की लाइट में जब एक्सपोज किया गया तो दोनों वेवलेंथ को मिलाकर जितनी फोटोसिंथेसिस की दर होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक दर फोटोसिंथेसिस की प्राप्त हुई, यानी क्वांटा यील्ड जो है वो ज़्यादा प्राप्त हुआ। इसे हम वर्धन, बढ़ना, एनहांसमेंट इफेक्ट या इमर्जन इफेक्ट भी कहते हैं। इसको इस ग्राफ से समझिए। ये यहाँ पर रेड लाइट जोन है, कितना वेवलेंथ है? 680 का। ठीक है, यहाँ पर 700 यानी मोर देन 680 nm जो कि किस रेंज का है? फार रेड का। ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो ग्राफ बता रहा है ये रेट है। ठीक है, तो रेड लाइट में इतनी लाइट है, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो रेड लाइट का है, यहाँ तक फोटोसिंथेसिस है। फार रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की दर ये है। यानी जब दोनों को साथ में दिया जाएगा तो क्या होगा? 680 और 700 nm को हम साथ दे रहे हैं, यानी रेड और फार रेड लाइट, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ तक प्राप्त होना चाहिए, इतना ये रेड लाइट का और ये इतना फार रेड लाइट का, यानी मोर देन 680 nm का। लेकिन कितना प्राप्त हुआ? इससे इतना ज़्यादा, तो ये प्लस था, इतना होना चाहिए था, लेकिन ये प्राप्त हुआ यहाँ तक, तो ये प्लस था, ये ज़्यादा था, यानी एनहांसमेंट हो गया, इसका वर्धन हो गया, ये बढ़ गया, इसलिए इसे कहते हैं इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट या इमर्जन इफेक्ट। दोनों एक ही चीज़ हैं। ये भी छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। दूसरा स्टेप जो लाइट रिएक्शन का है वो है फोटो सिस्टम 1 एंड 2, जिसे हम PS1 इन शॉर्ट हम कहते हैं PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 या पिगमेंट सिस्टम 1 एंड 2, हिंदी में कहेंगे वर्णक तंत्र। ठीक है, तो इमर्जन की खोज से दो विभिन्न प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें से एक प्रक्रिया 680 nm और दूसरी प्रक्रिया 680 nm से अधिक तरंगदैर्ध्यों पर होती है। यह दोनों प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं
दो विभिन्न वर्णक तंत्रों से संबंधित हैं, जिन्हें वर्णक तंत्र 1 और वर्णक तंत्र 2 कहते हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। और ये फोटोसिस्टम कहाँ मौजूद होते हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, और थाइलेकोइड कौन से? ग्रेना वाले थाइलॉइड की मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह वापस फोटोसिस्टम या पिगमेंट सिस्टम क्या है? जब इमर्जन ने ये बताया कि दो तरह की लाइट दी जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, तो उन्होंने उसका रीज़न ये बताया कि ये दर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पौधों में, क्लोरोप्लास्ट में, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर कुछ वर्णकों के समूह मौजूद होते हैं, जिन्हें पिगमेंट सिस्टम के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं पीएस सिस्टम 1 और पीएस सिस्टम 1। पीएस सिस्टम 1 जो है उसकी डिटेल, जब इमर्जन ने ये सब बता दिया तो उसके डिटेल के बारे में डायसन ने इसको बताया और इसको बार्बर के द्वारा खोजा गया। इनका कंपैरेटिव स्टडी मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताया आपको। अगर हम पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 के लिए करें तो पीएस सिस्टम 1 में क्या होता है? 200 से 400 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरोफिल ए और बी दोनों जो होते हैं, उनमें से क्लोरोफिल ए का अणु जो होता है उसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर क्या है ये डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना बताती हूँ कि क्लोरोफिल हर दोनों पिगमेंट सिस्टम में एक क्लोरोफिल के अणु रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है, यानी जितने भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर एकत्रित होती है। इसके अलावा कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 और फेराडॉक्सिन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करते हैं। इसमें क्या होता है? पीएस सिस्टम 2 में 200 मॉलिक्यूल यानी इसके कंपैरिजन में कम रहते हैं, 50 मॉलिक्यूल कैरोटीनॉइड्स के वो बराबर रहते हैं। साथ में यहाँ पर भी क्लोरोफिल एक अणु का एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसे हम P680 कहते हैं। इसके बाद कुछ अननोन सब्सटेंसेस इसके अंदर मिलते हैं और मैग्नीज क्लोराइड, क्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6, F, प्लास्टोसाइनिन, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल बी जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर क्लोरोफिल बी जो है वो लेस है, यहाँ पर क्लोरोफिल बी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थर्ड जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, इसमें रिएक्शन सेंटर P700 होता है, इसमें 680 होता है। ये जनरली पीएस सिस्टम 1 जो होता है आउटर थाइलेकोइड की आउटर सरफेस पर होता है, जबकि ये थाइलेकोइड की इनर सरफेस पर होता है। डबल मेम्ब्रेन लेती है थाइलेकोइड की। यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होते हैं, जबकि PS2 में खास बात है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है, यानी फोटोलिसिस जो होता है वो यहाँ पर होता है। इसमें रिड्यूसिंग पावर NADPS2 का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर NADPS2 जो है वो नहीं बनती है। यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में यूज होता है, पार्टिसिपेट करता है, जबकि ये केवल पार्टिसिपेट करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरिजन हो गया इसका। और प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम यानी PS1 और PS2, इसमें दो भाग होते हैं। ये दो भाग भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आपके लिए बनता है। ये दो भाग क्या हैं? CC और LHC।
सीसीएम क्या कह रहे हैं? कोर कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिसमें 40 से 60 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक रिएक्शन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बताया था अभी मैंने पिछली स्लाइड में। इन सबको मिला के हम कह रहे हैं कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो है जिसे मैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, इसमें क्या है? मैनी अदर रिमेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है। थोड़ा सा पिछली स्लाइड में एक बार आपको दिखाऊं। यहाँ पर जैसे ये क्लोरोफिल है कितना, 200 से 400 तक। यहाँ पर क्लोरोफिल कितना है? 200 मॉलिक्यूल। ठीक है। और कैरोटीनॉइड्स हैं 50-50। अब वापस इस स्लाइड पर आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं वो? 40 से 60, 40 से 60 क्लोरोफिल, 200 में से 40 से 60 क्लोरोफिल यहाँ हैं। और एक रिएक्शन सेंटर है, दोनों का अपना जो रिएक्शन सेंटर है और जो फेरेडॉक्सिन वगैरह जो डोनर एक्सेप्टर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो बच गया वो सब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बच क्या गया? क्लोरोफिल, जो कि 200 में से जो बच गए वो क्लोरोफिल, रिमेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और कौन से एक्सेसरी पिगमेंट्स? कैरोटीनॉइड्स, है ना। कैरोटीनॉइड्स जो कि एक्सेसरी पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये मैंने पिछली स्लाइड में जब पिगमेंट्स पढ़ाए थे तब बताया था, इनका फंक्शन भी बताया था। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। तो कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग में केवल और केवल पिगमेंट्स हैं, यहाँ पर कैरियर वगैरह शामिल नहीं है। तो ये सब मिलकर किस में मिलते हैं? पीएस सिस्टम में। ये सब पीएस सिस्टम में मिल रहे हैं, पीएस सिस्टम 1 में और पीएस सिस्टम 2 में। ठीक है। अब इनकी लोकेशन देखिए। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का एक मॉडल है और उस मॉडल में यहाँ क्लियर आप देख पा रहे हैं ग्रेना है। ग्रेना यानी ये जो स्टेक बना है थाइलेकोइड का, जो ढेर बना है, ये ग्रेना है। और ये स्ट्रोमा फ्रेट चैनल वाला भाग, ये वो थाइलेकोइड जो कि दो ग्रेना को जोड़ने का काम करती है। अब आप यहाँ देखो पीएस सिस्टम 2 है जो कि ग्रीन और साइड में जिसके ब्लैक है। पीएस सिस्टम 1 है जो केवल ग्रीन है। फिर जो साइटोक्रोम वगैरह हैं वो ब्लू में दिखा रखे हैं और एटीपी का सिंथेसिस जहाँ होता है वो दिखा रखा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो जितना भी ग्रीन एरिया ये पीएस सिस्टम 1 है, ये बाहर की तरफ मिल रहा है ना। अभी बताया था ना कंपैरिजन में, ये पीएस सिस्टम जो है वो बाहर की तरफ मिल रहा है और पीएस सिस्टम 2 का है थाइलेकोइड के ग्रेना के अंदर की तरफ। ठीक है। तो ये पीएस सिस्टम वो बीच बीच में ये एटीपी का सिंथेसिस जहाँ हो रहा है ये वो दिखाया जा रहा है। और बाकी ब्लू वाले जितने भी, चूँकि ब्लू यानी एक साइटोक्रोम कैरियर हैं, तो ये कैरियर पीएस सिस्टम 1 की तरफ भी मिलेंगे और पीएस सिस्टम 2 की तरफ भी मिलेंगे। तो इस तरह ये एक मॉडल है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का जो कि डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है PS1 और PS2 का। ठीक है। आज इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फोटोफॉस्फोराइल, 2 स्टेप मैंने आपको लाइट रिएक्शन के बता दिया आज। तो ये 2 स्टेप जो लाइट रिएक्शन के कौन से थे? पहला रेड ड्रॉप एंड इमर्जन इफेक्ट, इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट। एंड दूसरा पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1 एंड 2। 2 स्टेप बच गए, कौन से? फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें हम पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिटेल में फोटोलिसिस ऑफ वाटर या हिल्स रिएक्शन। थैंक यू।